हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब ने ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना ही होगा। आमतौर पर ये चीज़ें होली या दिवाली पे बहुत ज़्यादा फॉर्म में आती हैं, लेकिन क्या हो अगर आपके ऊपर ही कोई ब्लैक मैजिक कराए और आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहे तो आइए चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो एक ब्लैक मैजिक के ऊपर स्टोरी है। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है निमिषा, जो बेंगलुरु में रहती है जहाँ पे वो अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती है। बट क्या होता है, उसकी फ्रेंड को फिर आगे एमबीए करना होता है तो वो वहाँ से चली जाती है, ये अपने फ्लैट में अकेली रह जाती है। अब क्या होता है, ये वहाँ पे लॉन्ली फील करती है तो इसका वहाँ पे रहने का मन नहीं करता, तो ये वहाँ से अपना फ्लैट शिफ्ट कर लेती है। दूसरी जगह पर ये फ्लैट लेती है। जहाँ पर ये फ्लैट लेती है वो 3 रूम का एक फ्लैट होता है, उसमें इसके साथ 2 लड़कियाँ और रहती हैं। अच्छा, निमिषा का क्या होता है, एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सुमित। वो पहले भी उसके फ्लैट में काम पर आया जाया करता था, और जो उसने नया फ्लैट लिया था उसमें भी वो मोस्टली आने लगा। तो वो जो दोनों लड़कियाँ थी उनके साथ भी वो बहुत घुल मिल गया था। मतलब सबको वहाँ पे मोस्टली सबको पता था कि ये निमिषा का बॉयफ्रेंड है। तो इसके बाद क्या होता है, वो दोनों लड़कियाँ कॉलेज गई होती हैं और निमिषा और सुमित दोनों फ्लैट पर ही रुके होते हैं। तो वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं तो सडनली एकदम से बेल रिंग करती है उनके फ्लैट की। तो निमिषा जाकर देखती है तो कोई पार्सल आया होता है। तो वो पार्सल उसकी फ्रेंड के लिए आया होता है जिसका नाम होता है आकांक्षा। तो वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है कि ऐसे से भी तेरे लिए पार्सल आया हुआ है, क्या करना है। वो कहती है कि ठीक है, तो एक काम कर, रिसीव कर और इसको खोल के देख इसमें है क्या। वो लेती है पार्सल को और खोल के देखती है तो उसमें एक सुंदर सा लहंगा होता है जो निमिषा को बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोलती है आकांक्षा को कि इसमें ना ऐसे ऐसे लहंगा है, पता क्या करना है। वो कहती है तू एक काम कर, इसको रख दे, मैं बाद में देख लूँगी। वो कहती है ठीक है। बट क्या होता है ना, निमिषा को वो लहंगा बहुत पसंद आ रहा होता है। वो सुमित से बोलती है कि यार मेरा ना इस लहंगे को पहनने का मन कर रहा है। सुमित उसको बोलता है यार तू पागल है क्या, किसी की चीज़ को ऐसे छेड़ेगी तो उसको पता नहीं चल जाएगा, वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। तो कहती नहीं यार, नहीं पता चलेगा उसको, मैं एक बार बस पहन के फिर इसको रख दूंगी। वो सुमित उसको काफ़ी रोकता है कि ये सब करने के लिए, बट वो नहीं मानती। उसका मतलब उस लहंगे से एक ऐसा मन कर रहा होता है कि उसको एक बार पहन ले बस वो। तो वो क्या करती है, पार्सल को ओपन करती है, उस लहंगे को बाहर निकालती है। वो लहंगा देख के निमिषा मतलब बहुत ही ज़्यादा उस लहंगे से मोहित हो चुकी थी। मतलब वो बस चाह रही थी बस मैं इसको जल्दी से जल्दी पहन लूँ। फिर वो क्या करती है, उस लहंगे को पहन लेती है। पहन के वो काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाती है सुमित को। इसके बाद सुमित उसकी काफ़ी सारी पिक्स क्लिक कर देता है। अब उस लहंगे को पहन के ना निमिषा में एक अलग सा ही चेंज आ रहा था। बार बार कभी मिरर में अपने आप को ऐसे निहार रही थी, जैसे मतलब वो खुद को बहुत ही सुंदर मान रही थी उस लहंगे को पहनकर। उसको बहुत अच्छा लग रहा था वो लहंगा। फिर क्या होता है, थोड़ी देर में सुमित बोलता है कि ठीक है, अब पिक्स वगैरह भी क्लिक कर लिए तो एक काम कर, ये लहंगे को रख दे, नहीं तो इसमें पसीने की स्मेल वगैरह होगी ना तो उसको पता चल जाएगा कि तूने इसको पहन के देखा है। तो कहती है ठीक है मैं रख रही हूँ। फिर निमिषा उस लहंगे को वैसे क्या वैसे जैसे वो पार्सल में आया था ऐसे कैसे रख के रख देती है। अब क्या होता है, रात के टाइम निमिषा और सुमित सो रहे होते हैं तो निमिषा को ना सडनली प्यास लगती है बहुत। तो वो ना किचन की तरफ को जाती है। अब वो जैसे किचन की तरफ को जाती है ना तो उसको ऐसे फील होता है जैसे किचन में कोई चीज़ है जो उसके चारों तरफ घूम रही है, बट उसको दिख नहीं रही है। वो चारों तरफ आंखें घुमा के देखती है बट वहाँ पे उसको कुछ नहीं दिखता। बट उसके 6 सेंस उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस चीज़ की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। तो उसके क्या होते हैं, प्रेजेंस से उसके गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। वो घबरा जाती है, वो जल्दी से पानी पीती है और भागकर अपने रूम में आ जाती है। तो वहाँ पे आती है, जैसे ही वो लेटती हैं, लेटे लेटे उसको ऐसे फील होता है जैसे कुछ भारी चीज़ उसकी चेस्ट पर आके बैठ गई है और उसको ब्रीथ करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। अब वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रही है। वो मतलब हिलना चाह रही है बट वो हिल नहीं पा रही है। वो जैसे स्लीप पैरालिसिस में हो जाता है ना,
बॉडी को मूव करना चाह रही है बट वो बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रही है। फिर थोड़ी देर बाद उसको जैसे थोड़ा होश आता है, वो एकदम से चिल्लाती है बहुत ज़ोर से। फिर जैसे ही वो चिल्लाती है, सुमित उठ के खड़ा हो जाता है, कहते हैं क्या हो गया यार, क्या हुआ, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो। वो कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे ऐसे विज़न आया है। वो फिर सुमित को सारी बात बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरा गला दबा रहा है और मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी और मैं स्लीप पैरालिसिस में पहुंच चुकी थी। मुझसे ना बॉडी हिलाई जा रही थी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा था, ना मैं बोल पा रही थी ना मैं हिल पा रही थी। फिर सुमित उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम्हारा ये वहम होगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब इस बीच में क्या होता है, जब वो सुमित से बात कर ही रही होती है, उसको अचानक से बालकनी में कोई शैडो दिखती है। और जैसे ही वो शैडो थोड़ी सी क्लियर होती है तो वो क्या देखती है, जो बालकनी में शैडो है वो खुद निमिषा की शैडो है, वो प्रॉपर निमिषा है। अब वो खुद को देखकर बालकनी में इतना घबरा जाती है, इतना डर जाती है। बट सुमित क्या होता है, उसको फिर भी कंसोल कर रहा होता है कि यार कोई बात नहीं, आपका वहम होगा, या इस तरह से उसको कंसोल करता रहता है। बट जो ये किसी की प्रेजेंस की फीलिंग थी वो निमिषा के मन से जा ही नहीं रही थी। वो पूरी रात नहीं सो पाती, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद जब सुबह होती है तो सूरज की किरण निकलती है तो निमिषा थोड़ा बहुत लेट जाती है, उसको थोड़ी बहुत नींद आती है। तो पूरी रात ना सो पाने की वजह से निमिषा आज कॉलेज नहीं जा पाती है। तो वो क्या होता है, सुमित उसको बोलता है कि भाई तू रात भर ऐसे परेशान रही है, चल आजा, मैं तेरे को कहीं घुमा के ले आता हूँ। तो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। तो जैसे ही गाड़ी में जा रहे होते हैं तो गाड़ी जैसे ही एक दरगाह के पास आके रुकती है, मतलब वहाँ पे ना ट्रैफिक हो जाता है तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाती। तो निमिषा की हालत खराब होने लगती है, सडनली वो चिल्लाने लगती है कि यहाँ से जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से गाड़ी निकालो। अब सुमित बोलता है यार मैं ट्रैफिक है आगे, मैं ऐसे कैसे गाड़ी निकाल सकता हूँ। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जल्दी गाड़ी निकालो। फिर सुमित उसको देखता है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है बट वो जैसे तैसे करके वहाँ से गाड़ी निकाल लेता है। फिर थोड़ा सा उसको घुमाता है, फिर आता है, फिर वो निमिषा उस टाइम पे ठीक हो जाती है। फिर जैसे ही शाम का टाइम होता है तो वो उसको वापस उसके फ्लैट पे छोड़ आता है। अब इस रात क्या होता है, सुमित उसके साथ नहीं रुकने वाला होता है, वो जाती है अपने फ्लैट पे। फिर जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, वो जैसे ही अपने बेड पे बैठती है, उसको फिर से वही चीज़ फील होती है कि जैसे उसके साथ में कोई बैठा है या उसके साथ में कोई है, किसी चीज़ की प्रेजेंस उसको फील हो रही थी कंटिन्यूसली। फिर वो जैसे ही बेड पे बैठी होती है, सडनली क्या होता है, उसका बेड बहुत ज़ोर से ऐसे हिलता है। वो इतना डर जाती है, वो चिल्लाती हुई अपने रूम से बाहर जाती है। अब उसकी चिल्लाने को सुनकर उसकी जो बाकी की 2 रूममेट्स थी वो भी बाहर आ जाती हैं। वो बाहर आके अपने रूम से पूछती हैं उसको कि निमिषा क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो। अब वो ये सोचती है कि यार अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। अब बेंगलोर जैसी सिटी, वहाँ पे कौन इन चीज़ों पे विश्वास करेगा। तो वो कहती है कि नहीं यार कुछ नहीं, ऐसे मैंने कुछ डरावना सपना देख लिया था तो मैं डर गई थी। तो उसमें से उसकी एक फ्लैटमेट बोलती है कि कोई बात नहीं, तो एक काम कर, आजा मेरे साथ सो जा। वो जाती है उसके साथ उसके रूम में, बट वो सोती नहीं है, वो पूरी रात जागती रहती है क्योंकि उसको फील होती रहती है वो चीज़ की वो चीज़ उसके आसपास कहीं ना कहीं घूम रही है बट उसको दिखती नहीं है। अब वो पूरी रात जाग के काटती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो थोड़ा बहुत 2-2.5 घंटे सो जाती है। अब सोने के बाद वो उठती है, जैसे ही उसको ये लगता है कि यार आज तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। वो उठती है, बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जैसे ही वो जाती है अपने फेस पे फेस वॉश लगाती है। फेस वॉश लगाने के बाद जैसे ही वो अपना मुंह धोती है, मुंह धोने के बाद जैसे ही वो अपना फेस मिरर में सामने देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि मिरर में उसका फेस उसका लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके फेस के अंदर किसी और का फेस आ गया है और मतलब बहुत ही भयानक फेस लग रहा था उस टाइम पे। वो घबरा जाती है, जल्दी से मुंह धो के बाहर आ जाती है। अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि जो ड्राइंग रूम में मिरर होता है वो उसमें जाके तैयार हो सके या मतलब मिरर में अपनी शक्ल दोबारा देख सकें।
अब वो जैसे तैसे करके रेडी होती है कॉलेज के लिए और कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाके देखती है तो सब लोग होते हैं इसके आसपास, तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल फील होता है। फिर जैसे ही क्या कहते हैं वो लेक्चर स्टार्ट होता है, रिसेस वगैरह होती है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, उसके कान में एक खुसफुसाहट सी आवाज़ आने लगती है। पहले वो थोड़ी दूर से आ रही होती है, पर धीरे 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 ऐसा लगता है वो आवाज़ उसके पास आती जा रही है और उसके कान में बार बार खुसफुस खुसफुस ऐसे आवाज़ें आने लगती है। अब क्या होता है, वो ये सब सुन के ना मतलब बहुत घबरा जाती है और चिल्लाती हुई क्लासरूम से बाहर कॉरिडोर में भागती हुई जाती है। ये सब देख के फिर जो टीचर्स होते हैं वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं और ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। तो वो निमिषा प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे कॉरिडोर में क्यों भाग रही थी चिल्लाती हुई, क्या हुआ है। तब वो सोचती है कि यार मैं इनको क्या बताऊं, अब ये भी मेरी बात पे पता नहीं विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे या मुझे पागल बोलेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब वो सर से बोलती कि सर एक्चुअली क्या होता है, मुझे ना डर लग रहा है। सर एकदम से हैरान होते, डर क्यों, क्या हुआ। फिर सर उसको बोलते हैं कि क्या हुआ आकांक्षा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हारी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं सर, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो सर उसको छोड़ देते हैं। वो जैसे प्रिंसिपल रूम से बाहर आती है तो वहाँ पे उसको इसकी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम था समंथा। वो कहती है कि क्या हुआ यार, सब ठीक है ना। वो कहती है हाँ यार सब ठीक है। तो वो कहती है चल आजा, मैं तेरे को तेरे फ्लैट पे छोड़ देती हूँ। तो निमिषा कहती है हाँ यार ठीक है, मेरे को छोड़ दे। तो निमिषा कहती है कि यार तू आज रात को मेरे साथ ही रुक जाएगी, एक्चुअली ना मेरे को बहुत अजीब सा लगता है अकेले सोने में, मतलब बहुत डर सा लगता है। तो समंता कहती है कि इट्स ओके, मैं एक काम करती हूँ अपनी मम्मी से भी बात कर लेती हूँ और मैं तेरे पास रुक जाऊँगी। तो निमिषा थोड़ा सा धीरज होता है इसको कि चल कोई तो है रात को जो मेरे साथ रुक जाएगा। अब वो जैसे ही जाते हैं फ्लैट पर, बट क्या होता है आधे घंटे बाद ही समंथा कहती कि नहीं यार मैं नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना पड़ेगा। अब निमिषा फिर से डरने लगती है। वो कहती ठीक है यार जा। अब निमिषा अपने रूम में अकेली होती है तो उसको नींद तो आती नहीं है। वो अपनी फ्लैटमेट के पास जाती है, आकांक्षा के पास, कि आकांक्षा ऐसे से मेरे को ना मेरे रूम में नींद नहीं आ रही, क्या मैं तेरे रूम में सो जाऊँ। आकांक्षा बोलती है ओके यार कोई बात नहीं, आ जा तू मेरे रूम में सो जा। तो निमिषा उसको बोलती है तू एक आकांक्षा के रूम में क्या होता है, एक सिंगल बेड होता है जिसपे आकांक्षा सोती है। तो निमिषा उसको बोलती है कि तू एक काम कर, तू अपने बेड पर ही सो जा, मैं तेरे रूम में गद्दा डाल लेती हूँ, मैं गद्दे पे सो जाऊंगी। तो आकांक्षा कहती ठीक है यार जैसा तेरे को ठीक लगे तू कर ले। तो अब क्या होता है, निमिषा आकांक्षा के रूम में जाती है, गद्दा डाल के सो जाती है। सोती तो क्या है, मतलब उसको नींद तो आ नहीं रही होती क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं। अब क्या होता है, जैसे नींद लाने के लिए निमिषा जैसी करवट बदलती है आकांक्षा के बेड की तरफ, तो वो क्या होता है, जैसे ही देखती है आकांक्षा के बेड के नीचे, वहाँ पर उसको कुछ दिखता है जो कंटिन्यूअसली निमिषा की तरफ देख रहा होता है। गैस व्हाट, वो कौन था, वो खुद निमिषा होती है, उसी लाल रंग के लहंगे में जो उसने वो पहन के देखा था, और वो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है। अब दोस्तों आप सोच के देखो, आपके साथ अगर सेम थिंग हो तो आप क्या फील करोगे। तो निमिषा उसको देखकर बहुत घबरा जाती है, डर जाती है, बट वो चिल्ला नहीं सकती क्योंकि उसे पता होती है उसकी फ्रेंड सो रही होती है, और अगर वो चिल्ला भी देती है उसकी फ्रेंड उठ जाएगी, उससे पूछेगी क्या हुआ तो उसको क्या बताएगी। तो वो क्या करती है, उसकी बॉडी फिर से वही चीज़ फ्रीज हो जाती है, वो हिल नहीं पाती। वो धीरे धीरे अपने मतलब मन में हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करती है। अब जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है उसकी बॉडी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो क्या करती है, ईयरबड्स लेती है, अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाती है और लगाकर सो जाती है। सोती तो नहीं है बट पूरी रात उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है हनुमान चालीसा सुनते सुनते। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सुबह होती है, फिर उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल थकी थकी होती हैं। वो कॉलेज जाती है, मतलब उसका चेहरा एक अलग ही शेप ले रहा था। फिर अब जो उसकी फ्रेंड होती है समंथा, वो कॉलेज में उसको मिलती है निमिषा को, और निमिषा से कहती है कि यार निमिषा तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल और वहीं पे रुकना 2-4 दिन।
तो निमिषा थोड़ा सा रिलैक्स फील करती कि उसको तो एक फैमिली की ज़रूरत थी, थोड़ा सिक्योरिटी फील करने के लिए। तो वो उसको बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, तो तू मेरे साथ रुक सकती है 2-4 दिन के लिए। अब निमिषा खुश हो जाती है, तो वो क्या करती है, मतलब अपना 2-3 दिन के कपड़े पैक करती है और समंथा के साथ निकल जाती है। अब जैसे ही समंथा के घर जाती, तो समंथा की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली नहीं थी, ऐसी नॉर्मल फैमिली थी। तो उसके समंथा के घर में क्या होता है, एक छोटा सा डॉग होता है, जो जैसे ही मतलब निमिषा घर में एंट्री करती है, निमिषा के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से भौंकना स्टार्ट कर देता है। निमिषा उसको देख के डर जाती है। निमिषा को समझ तो आ रहा होता है कि ये क्यों भौंक रहा है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। और जो समंथा के घर वाले होते हैं वो ये सोचते कि यार कोई नहीं, पहली बार मतलब कोई आया है तो अननोन समझ के भौंक रहा है। फिर क्या होता है, समंथा की एक छोटी बहन और होती है, वो दोनों ट्विन सिस्टर होती हैं। तो वो अपने उनके घर में 2 ही रूम होते हैं, एक में उसके मतलब मदर फादर्स होते हैं और एक में वो दोनों सिस्टर्स होती हैं बेड पे। तो वहाँ पे निमिषा बोलती कि कोई बात नहीं, एक काम करो, आप दोनों अपने बेड पे सो जाओ, मैं नीचे गद्दा लगा के सो जाऊंगी। तो समंथा कहती चल ठीक है यार, जिसमें तेरे को कंफर्टेबल फील हो तू वैसे कर। तो वो नीचे गद्दा लगा के सो जाती है। अब जब वो नीचे सो रही होती है तो उसको सडनली क्या होता है, ऐसे फील होता है जैसे किसी ने उसको हक किया हो। उसकी एकदम से आंखें खुल जाती हैं, बट जो ये फीलिंग होती है उसको अभी भी आ रही होती है कि किसी ने उसको हक किया हुआ है। फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ती है और वो फीलिंग उसके धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसको पानी की धीरे धीरे आवाज़ आती है, जैसे टप टप टप। ये पानी की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। जैसे ये आवाज़ आ रही होती है तो उसको सडनली ऐसे फील होता है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई खट 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 दरवाजे पे खट 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 कर रहा हो। तो एकदम से उठती है और जाती है, अब समंथा की मम्मी को उठाती है और बोलती है कि आंटी मुझे ना ऊपर से आवाज़ आ रही है, शायद कोई ऊपर है। अब समंथा की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, ऊपर से तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं यहीं पे हूँ। कि नहीं आंटी मुझे आवाज़ आ रही है, ऊपर शायद कोई है। वो कहती है नहीं बेटा, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब क्या होता है, समंथा की मम्मी ना निमिषा को नोटिस करती है कुछ। तो उनके ना एक प्रीस्ट होते हैं, वो उनको फ़ोन करके बात करती है, तो वो बताती है निमिषा के बारे में सब कुछ। तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, उसके कान पे फ़ोन लगाओ। अब वो प्रीस्ट होते हैं, उसके कान में पता नहीं कुछ कहते हैं। वो सुन के निमिषा को नींद आ जाती है और वो बहुत ही रिलैक्सफुल नींद लेती है। मतलब ये नींद उसने पिछले कई दिनों से नहीं ली होती है, पर पता नहीं प्रिंस ने क्या बोला होता है क्या नहीं, बट उसको रिलैक्सफुल नींद आ जाती है। अब सुबह जब वो उठती है तो एकदम फ्रेश उठती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है। वो समंथा को बोलती है कि चल यार तेरे साथ मैं भी कॉलेज चलती हूँ, घर पे रहूँगी तो ओवर थिंकिंग करूँगी। तो समंथा बोलती है ठीक है यार चल। तो ऐसे ही 10-15 दिन गुजर जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो समंथा उसको बोलती है कि यार तू किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा ले। लेकिन निमिषा को पता होता है कि ये प्रॉब्लम किसी साइकेट्रिस्ट की नहीं है, ये कुछ और ही है। तो क्या होता है, ऐसे ही सुमित से वो रोज़ मिलती है। तो एक दिन सुमित उसके साथ जिद करता है कि नहीं आज मैं तुम्हारे फ्लैट पे चलूँगा और आज मैं वहीं पे रुकूँगा। तो निमिषा मान जाती कि ठीक है यार ओके। तो वो दोनों इवनिंग में खाना वाना खाते हैं खूब, मतलब अच्छे से उनकी शाम जाती है और दोनों फ्लैट में जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही सुमित निमिषा के साथ फिजिकल होता है तो निमिषा उसका गला ऐसे पकड़ती है, उसको बेड से नीचे फेंक देती है। ये सब देख के सुमित बहुत डर जाता है। निमिषा सुमित को बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छूने की। अब जो उस टाइम पे जो निमिषा की आवाज़ होती है उसमें एक अजीब सा भारीपन था, जो निमिषा की आवाज़ नहीं लगती है, कुछ और ही लगता है। और उससे कहती है कि तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। सुमित घबरा जाता है, लेकिन सुमित निमिषा से बहुत प्यार करता है। वो आता है निमिषा के पास, फिर उसको कंसोल करता है, उसको रिलैक्स फील करता है और हनुमान चालीसा चला देता है और उसकी रूममेट्स को भी बुला लेता है। फिर वो सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे हनुमान चालीसा चलाते हैं, तो निमिषा रिलैक्स होकर सो जाती है। फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद समंथा और सुमित दोनों निमिषा के फ्लैट पर जाते हैं और वो सोच कर आते हैं कि हम उसको एक दरगाह पर लेके जाएंगे, लेकिन निमिषा के सामने वो नहीं बोलते। तो जैसे अब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो फ्रंट सीट पे सुमित, निमिषा और पीछे समंथा। तो ऐसे ही बात करते करते समंथा के मुंह से निकल जाता है कि हम दरगाह जा रहे होते हैं।
अब जैसे ही निमिषा ये बात सुनती है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। समंथा और सुमित परेशान हो जाते हैं। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, वो दोनों अपने कान बंद कर लेते हैं। और वो चिल्ला क्यों रही थी, क्योंकि जो ये उसकी उंगली होती है वो बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ जा रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो सुमित और समंथा से उसकी ये हालत नहीं देखी जाती है। वो क्या करते हैं, वो दरगाह से आगे की तरफ ले जाते हैं अपनी गाड़ी को। और जैसे जैसे वो दरगाह से दूर जाते जाते हैं, वैसे निमिषा ठीक होती जाती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। अब क्या होता है, सुमित को निमिषा के लिए डर लग रहा होता है। वो क्या करता है, अपनी मम्मी को फ़ोन करता है और उनसे निमिषा के बारे में सब कुछ उनको बता देता है। तो उनकी मम्मी कहती कि यार ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसके ऊपर कुछ साया है। तो सुमित की मम्मी सुमित को एक मौलाना का नंबर देती है और बोलती है आप इनसे जाकर मिलो। तो जैसे ही सुमित निमिषा को लेकर मौलाना के पास जाते हैं, तो मौलाना वहाँ पे पहले से ही बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आए होते हैं। तो जैसे ही मौलाना उस मतलब वहाँ पे आते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, निमिषा की तरफ इशारा करते हैं कि तुम पहले इधर आओ मेरे पास। अब वो निमिषा उनके पास जाती है, वो उसको अपने सामने बिठाते हैं। वो पूछते हैं कि कहाँ से आई हो। निमिषा कहती है कौरमंगला से। वो मौलाना कहते हैं मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। अब निमिषा डर जाती है। तो मौलाना खड़े होते हैं, उसके हाथ में एक स्टिक देते हैं ऐसे कि आप इसको ऐसे पकड़ो। अब वो जैसे ही उस स्टिक को पकड़ती हैं, उसके दिमाग का एक हिस्सा कह रहे होते कि यार इसको मैं छोड़ दूं, दूसरा कहता है नहीं पकड़ के रखना है। अब जैसे ही वो स्टिक पकड़ती है ना, तो उसकी जो ये जॉइंट्स होते हैं ये तो ऐसे ही रहते हैं, बट जो आगे के हैंड्स होते हैं वो ऐसे ऐसे धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो छोड़ना चाहती है बट वो छोड़ नहीं पाती है उस स्टिक को। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका कुछ ना कुछ निवारण करूँगा। फिर उसके बाद वो अपने फ्लैट पर वापस आ जाती हैं। अब सुमित बोलते हैं कि मैं तेरे साथ ही रुकूंगा, मैं अपने फ्लैट पर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा आज रात को। वो कहती है ठीक है। अब जैसे ही रात को वो सो रही होती है, उसको सडनली ऐसे फील होता है जैसे कोई उसकी तरफ घूर रहा है। अब वो जैसी आइज़ खोलती है अपनी और अपनी साइड में देखती है, तो सुमित उसको ऐसे लेट के घूर रहा होता है और हंस रहा होता है। वो बोलती है कि तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो। वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और मैं तुम्हें अकेला रखूँगा, तुम्हारे पास कोई किसी को नहीं आने दूंगा। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। फिर सुमित जोर जोर से हंसने लगता है। फिर निमिषा क्या करती है, उसको ना जोर से थप्पड़ मारती है और खड़ी हो जाती है। पर सुमित वहाँ पे बेड पे बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा होता है। निमिषा अपने रूम से बाहर आती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर उसकी रूममेट्स भी मतलब जो फ्लैटमेट्स होती है वो भी बाहर आ जाती हैं। और जैसे ही सुमित बाहर आता है, तो उसको देखकर निमिषा और जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ मत रखना, ये वो बहुत ड्रामे करती है। अब उसकी फ्लैटमेट्स जो होती हैं वो सोचती है कि ये पागल हो गई है। तो वो सुमित को बोलती हैं कि यार तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, ये थोड़ा बेटर फील करेगी, तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा पागल हो रही है। तो सुमित वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो जाता है, तो उसकी रूममेट आकांक्षा उसको अपने साथ ले जाती है सुलाने के लिए। अब वो जैसी सो रही होती है आकांक्षा के पास में, उसके कान में फिर से वो खुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ अब खुसफुसाहट से क्लियर होती है और उसको सुनाई देती है कि तुम्हें मैं अकेला ही रहने दूंगा, तुम्हारे पास मतलब कोई नहीं आएगा, जो भी तुम्हारे पास आएगा मैं उसको मार दूंगा। अब वो ये चीज़ सुनकर बहुत घबरा जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हाइपर होने लगती है। फिर उसकी रूममेट्स उसको अपने हाथ पैर मारने लगती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पागल सी हो जाती है। तो फिर वो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़ोर ज़ोर से बढ़ने लगती है, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। उसकी जो रूममेट्स होती हैं वो उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हैं। तो जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, वो किसी की कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। डॉक्टर इंजेक्शंस वगैरह अपने प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, बट उसकी हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं आती। तो वो जो उसकी रूममेट्स होती हैं वो सुमित को फ़ोन करके वहीं पे हॉस्पिटल में बुला लेती हैं। अब सुमित जब आता है, तो क्या होता है, सडनली सुमित के पास उन मौलवी का फ़ोन आ जाता है। वो मौलाना सुमित से बात करते हैं, तो सुमित उनको सारी चीज़ें बता देता है कि ऐसे ऐसे वो हुआ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, ये फ़ोन उसके कान पे लगाओ, मैं देखता हूँ। फिर वो सुमित जैसे ही उसके कान पे फ़ोन लगाते हैं, तो मौलाना जी एक बार हेलो बोलते हैं। उसके बाद पता नहीं वो कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और वो शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद मौलाना जी उसको बोलते हैं कि अब ये ठीक है, इसको 2 दिन बाद मेरे पास ले आना।
अब नेक्स्ट डे जैसे ही वो होश में आती है, वो सुमित को बोलती है कि यार मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊं, मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं, पर प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। सुमित ये चीज़ें समझ जाता है। फिर क्या होता है, वो 2 दिन बाद उसको मौलाना के पास लेके जाते हैं। अब वो जब मौलाना के पास ले जा रहे थे, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, अपने आप को नोचती है, और जो उसको ले जा रहे थे उनको नोचती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही होती है। तो वो जैसे ही मौलाना जी के पास लेके जाते हैं वहाँ पर, तो वो उसके साथ जो भी अपना है वो प्रोसीजर करते हैं। फिर उसको वो एक छोटी सी बोतल में एक काली सी चीज़ दिखाते हैं। तो निमिषा देखती, कहती है कि ये क्या है। कह रही ये तुम्हारे अंदर सलाइवा में से निकली है, और ये चीज़ तुम्हारे पूरी बॉडी में फैल चुकी है। इसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं। तो वो मौलाना कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका धीरे धीरे हमें इलाज करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, हर 2-3 दिन में उसको अपने पास बुलाते हैं और उसका इलाज करते हैं। जिस चीज़ की मौलाना जी को समझ में नहीं है तो अपने गुरुओं से पूछते हैं और उनसे मतलब उसका इलाज करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उसको येलो कलर की ताबीज देते हैं, जिसको पानी में डुबो के रखते हैं, और जैसे ही वो पानी पूरा येलो हो जाता है तो वो उसको पीने के लिए बोलते हैं। तो निमिषा जैसे ही वो पानी पीती है, उसको एक उल्टी होती है बिल्कुल ब्लैक कलर की, जिसमें बहुत सारे बाल निकलते हैं, और उस उल्टी को करते ही वो बेहोश हो जाती है। तो वो सुमित को बोलते हैं कि देखो ये जो चीज़ निकली है ये इसकी पूरी बॉडी में फैल चुकी है, इसका खून पूरा दूषित हो चुका है। अब वो इसकी बॉडी से हमें कैसे ना कैसे निकालना होगा। तो सुमित घबरा जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं मौलाना साहब, मैं आपको इसको काटने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि निमिषा की हालत ऐसी हो चुकी है, वो बिल्कुल सूख के हड्डी हो चुकी है। उसके दोस्त, उसके सब सुमित वगैरह सबको पता होता है कि ये खाना पीना बहुत दिन से छोड़ चुकी है। इसको खाने में अजीब सी स्मेल आती थी, पानी का टेस्ट ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी पी रही हो। तो वो मना करता है कि नहीं गुरुजी, आप कुछ और उपचार देखो, मैं इसको काटने की आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। अब क्या है, गुरुजी अपनी क्रियाएं वगैरह करते रहते हैं और हर 2-3 दिन में उसको बुलाते हैं। फिर क्या कहते हैं, जब वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, मतलब बीमार तो वो होती है बट थोड़ी सी जैसी वो स्टेबल होती है, तो वो मौलवी जी उससे पूछते हैं कि तुम याद करके मुझे बताओ कि तुमने मतलब तुम्हारे फ्लैट में कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ है या कुछ है जिसको तुमने खाया हो या कुछ हो, या कब से तुम्हारे साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो वो याद करती है बट उसको कुछ ऐसा खास याद नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने फ्लैट जाओ और वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ। वो जाती है अपने फ्लैट में, वहाँ पे जाके गुरुजी को मतलब मौलवी जी को वीडियो कॉल करती है। अब वो वीडियो कॉल करके ड्राइंग रूम में दिखाती है, तो वहाँ पे तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तुम अपने रूम में जाओ। अब वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, तो वहाँ पे गुरुजी मौलवी जी को एक टेडी बियर दिखाई देता है, जो 5.5 फुट का होता है। अब निमिषा की हाइट होती है 5 फुट 2 इंच, और टेडी बियर उससे भी 3 इंच बड़ा होता है। तो मौलाना जी कहते हैं कि तुम इस टेडी बियर को बाहर फेंक दो। वो कहती है क्यों। तो वो कहते हैं कि जो भी एंटिटी है, जब वो तुम्हारे अंदर नहीं होती है, वो इसके अंदर वास करती है। तो वो अब उस टेडी बियर की तरफ को देखती है और घबरा जाती है। आज तक उसको कभी टेडी बियर को देख के डर नहीं लगता, बट अब लगता है। अब वो क्या करती है, ऊपर छत पे जाती है, सुमित को कॉल करती है कि ऐसे ऐसे मौलवी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था उस टेडी बियर को बाहर फेंकना है क्योंकि वो एंटिटी उसके अंदर है। अब सुमित आता है उसके पास और वो टेडी बियर उठा के मौलवी जी के पास ही ले जाता है। वहाँ पे ले जाके मौलवी जी क्या करते हैं, अपनी क्रिया वगैरह करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं बट वो जल ही नहीं पा रहा है। उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं। तो मौलवी जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इसको यहीं पे छोड़ जाओ, तुम जाओ, मैं देख लूँगा इसका क्या करना है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मौलाना जी निमिषा को 2 दिन बाद फिर दोबारा बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम एक बार शुरू से सोचो और देखो कि ये सब चीज़ें कब होनी स्टार्ट हुई हैं। तो निमिषा बोलती है कि मैंने फ्लैट में शिफ्ट किया, फिर एक दिन पार्सल आता है, तो मौलाना जी बोलते हैं कि हाँ वो पार्सल। तो वो कहती है कि वो पार्सल में ना एक लहंगा आया होता है जिसको मैं पहन के देखती हूँ। तो मौलाना जी बोलते हैं कि यही है वो जड़, वो लहंगा मुझे चाहिए। तो वो सुमित जाता है आकांक्षा के पास। आकांक्षा बोलते हैं कि यार मेरी बहन को ना एक फ़ोटो शूट करना है, उसके लिए लहंगे की ज़रूरत है, क्या तुम उसको दे सकती हो। तो आकांक्षा कहती है हाँ ले जाओ। अब मौलाना जी ने बोला था कि उस लहंगे को ना तुम्हें टच नहीं करना होगा।
तो कहते हैं ठीक है, वो ऐसे कैसे ही थैले में लेते हैं और डलवा के मौलाना जी के पास ले आते हैं। तो मौलाना जी उसको देखते ही समझ जाते कि हाँ यही है वो चीज़। तो उसको देखते हैं, फिर उसके ना फॉल को ऐसे उधेड़ते हैं। तो जैसे उधेड़ते हैं ना, उसके अंदर सारी सुइयाँ लगी हुई होती हैं। फिर वो मौलाना जी निमिषा को बताते हैं कि ये चीज़, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर ये एंटिटी आई है, और ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं थी, ये चीज़ तुम्हारी फ्रेंड के लिए थी, पर बीच में तुम आ गई और वो एंटिटी तुमसे चिपक गई। अब वो ये सुनकर डर जाती है। तो मौलाना जी बोलते हैं डरने की बात नहीं है। फिर वो एक दिन में निमिषा की इस चीज़ का निवारण कर देते हैं। निमिषा नेक्स्ट डे से बेटर फील करना स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे से मतलब नॉर्मल लाइफ जीती है। फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद मौलाना जी निमिषा को दोबारा अपने पास बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ का निवारण तो कर दिया है, बट ये चीज़ तुम्हारे अंदर से पूरी तरह से अभी नहीं गई है। इसका कुछ अंश तुम्हारे अंदर अभी भी है जो तुम्हें किसी के साथ भी फिजिकल नहीं होने देगा। तो ये सुनकर निमिषा थोड़ा घबरा जाती है। फिर चीज़ें ऐसी नॉर्मली चलती हैं। कुछ सालों तक सुमित के साथ उसका रिलेशनशिप रहता है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, इनका लड़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद निमिषा फिर से किसी के संपर्क में आती है और वो बॉयफ्रेंड बनाती है, बट जैसे ही उसके साथ फिजिकल होती है तो फिजिकल तो वो हो जाते हैं, बट फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है और ब्रेकअप हो जाता है। अब निमिषा किसी के साथ भी रिलेशन में आने से डरती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो रिलेशन में आएगी तो वो एंटिटी उसकी रिलेशन को चलने नहीं देगी। ना उसकी अभी तक शादी हुई है और अभी तक वो उसी एंटिटी के साथ जी रही है अकेले। वो किसी भी मेल फ्रेंड के पास या मतलब किसी से वो फिजिकल नहीं हो पाती है। वो ऐसी अपनी लाइफ को जी रही है और अभी तक उसी प्रॉब्लम से वो जूझ रही है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।